Hello everyone, welcome to Prakshi classes once again. So today we are again back with the new video on the new topic that is capital structure. आज की वीडियो में हम एक नया MCQ सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। उस MCQ में मैंने आपको थोड़े हिंट्स दिए हैं कि इस MCQ का मतलब क्या है, क्वेश्चन का क्या मतलब है और वो किस कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी से रिलेटेड है। ठीक है, सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। आप वीडियो को ज़रूर पूरा देखें और मेरे और भी वीडियोस हैं वो भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक प्राक्षी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाके करिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो के साथ। वो क्वेश्चन क्या कहते हैं, द ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट एंड कॉस्ट ऑफ डेब्ट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ऑल डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इज एडवोकेटेड बाय ए ट्रेडिशनल अप्रोच, बी नेट इनकम अप्रोच, सी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, डी एमएम अप्रोच। ये कह रहा है अगर जिसको क्वेश्चन आता है वो प्लीज क्वेश्चन को मार्क करके आंसर मार्क कर लेगा, क्वेश्चन को देखकर आंसर मार्क कर लेगा, और जिसको नहीं आता वो मुझसे समझ ले। ये कह रहा है कि फॉर ऑल डिग्रीज ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब ये होता है कि व्हेन द फर्म इज यूजिंग डेब्ट, व्हेन द फर्म इज यूजिंग डिबेंचर्स या बोरोड कैपिटल, तो दैट मीन्स उसको बोलते हैं फाइनेंशियल लीवरेज। वो कह रहा है कि हर तरीके की फाइनेंशियल लीवरेज, चाहे आप डेब्ट का अमाउंट 2 लाख यूज करो, चाहे आप डिबेंचर्स के 5 लाख यूज करो, चाहे आप डिबेंचर्स 10 लाख रुपए यूज करो, फॉर एवरी लेवल ऑफ डेब्ट आपका जो ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट होता है, ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट होता है KO, दैट इज कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल। जितनी भी कैपिटल आप लेते हो, चाहे वो इक्विटी कैपिटल है, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, चाहे वो आपकी डेब्ट कैपिटल है, इन सारी कैपिटल्स के कॉस्ट को जब आप ऐड करते हो उसको बोलते हैं ओवरऑल कैपिटल रेट। ओवरऑल कैपिटल रेट कहता है कि जो आपने डिवेंचर्स लिए उस पर जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, आपकी कॉस्ट क्या पड़ रही है वो, प्लस जो आपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उसके उसके बदले में आप जो डिविडेंड दे रहे हो वो जो कॉस्ट है, तो इंटरेस्ट कॉस्ट प्लस डिविडेंड कॉस्ट प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल पे जो आप डिविडेंड की कॉस्ट दे रहे हो प्लस वो कॉस्ट, ये तीनों मिलके केओ ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट बनाते हैं या कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल करते हैं। ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ डेब्ट क्या होती है कि डेब्ट को पाने के लिए फर्म ने कितनी कॉस्ट पे करी। तो डेब्ट को पाने के लिए फर्म क्या पे करती है, जब डेब्ट मिल गया फर्म पे करेगी उन पे इंटरेस्ट, तो वो फर्म की कॉस्ट है। दैट मीन्स वो कह रहा है कि जो केडी होता है, केडी क्या होता है यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ डेब्ट, और केओ क्या होता है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहाँ पे केडी और केओ क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, फिर चाहे आप डेब्ट 10 लाख यूज करो, फिर चाहे आप डेब्ट 1 लाख यूज करो, फिर चाहे आप डेब्ट 4 लाख यूज करो, वो हमेशा केओ केडी क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। ये कौन सी अप्रोच बताती है, क्या वो ट्रेडिशनल अप्रोच है, नहीं। क्या वो नेट इनकम अप्रोच है, नहीं। क्या वो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है, बिल्कुल सही। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच ही ये बताती है कि मेरा केडी और मेरा केओ जो होगा वो कांस्टेंट होगा। अब देखो केडी जो होता है वो कांस्टेंट क्यों होता है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेब्ट जो लेते हो ना वो आपकी कांस्टेंट ही रहती है। क्यों, क्योंकि जो डेब्ट का कॉस्ट आप पहले फिक्स कर लेते हो ना वही चलता है। मान लो आपने शुरुआत में अपनी कंपनी में 10 लाख रुपए डेब्ट लिए, तो आप पहले ही बता देते हो कि इस 10 लाख रुपए की डेब्ट की जगह मैं आपको इतना इंटरेस्ट कमा के दूंगा, तो केडी पहले ही फिक्स हो जाता है। यहाँ पे कहानी आती है कि क्यों क्यों कांस्टेंट होता है। क्यों इसलिए कांस्टेंट होता है क्योंकि जो केडी होता है ना वो एक कम रेट से होता है एज कम्पेयर टू के, क्योंकि केडी ये कहता है कि डिबेंचर्स का जो कॉस्ट होती है वो हमेशा याद रखना इक्विटी की कॉस्ट से कम होती है। क्योंकि डिबेंचर्स जो होते हैं वो फायदा ये देते हैं क्योंकि डिबेंचर्स आर सेड टू बी द चीपर सोर्स ऑफ फंड। क्योंकि डेप्ट को आप पाते हो ना, तो डेप्ट के ऊपर जो आप इंटरेस्ट पे करते हो ना उसकी जगह से, उसकी वजह से प्रॉफिट कम हो जाते हैं और आप टैक्स का अमाउंट भी कम करते हो। तो इसलिए कहा जाता है कि जो डेप्ट होता है वो चीपर सोर्स ऑफ फंड होता है। जब आप कंपनी में सस्ता पैसा यूज कर रहे हो कंपनी को चलाने के लिए, कंपनी के ऑपरेशंस को बढ़ाने के लिए, तो जितना सस्ता पैसा यूज करोगे तो कंपनी को बेनिफिट मिलता है उस सस्ते पैसे से। तो वो कहती है कंपनी कि एक तरफ तो मैं बेनिफिट ले रही हूँ क्योंकि मैं सस्ता पैसा यूज कर रही हूँ, बट दूसरी तरफ इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले कहते हैं कि जितना पैसा आप डिबेंचर होल्डर से बाहर से उठा रहे हो, तो हमारे लिए डर बैठ रहा है क्योंकि जितना पैसा आप बाहर से उठा रहे हो उसके बदले में आपको इंटरेस्ट तो देना ही देना है। और कंपनी को ये बात पता है कि इंटरेस्ट तो जाना ही जाना है, चाहे कंपनी प्रॉफिट अर्न करे चाहे कंपनी लॉस अर्न करे। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले कहते हैं कि हमारे लिए क्या बचेगा, अगर आपके पास प्रॉफिट कम होगा तो आप तो सारा का सारा प्रॉफिट बाहर वालों को दे दोगे क्योंकि उनको इंटरेस्ट तो जाना ही जाना है, हमें तो तब मिलेगा जब सरप्लस बचेगा।
तो हमारे लिए क्या बचेगा, हम तो बहुत रिस्क पोजीशन पे हैं। तो वो कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा कभी हो ना, तो इसलिए जो इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले हैं वो अपनी कॉस्ट को बढ़ा देते हैं। तो जिस वजह से जब उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है, दैट मीन्स केई जब उनका बढ़ने लगता है, तो फर्म को क्या होना था, लग जाता है लॉस। तो एक तरफ हमको बेनिफिट हो रहा है और एक तरफ हमको लॉस हो रहा है, तो बेनिफिट और लॉस एक दूसरे से कट जाते हैं, जिसकी वजह से केओ जो होता है ना, ओवरऑल कॉस्ट जो होती है वो कांस्टेंट हो जाती है। क्योंकि एक तरफ जब आपको बेनिफिट हो रहा था तो आपकी कॉस्ट घट रही थी, एक तरफ आपको लॉस हो रहा है तो आपकी कॉस्ट बढ़ रही है। एक तरफ कॉस्ट घट रही है और एक तरफ कॉस्ट बढ़ रही है, वो कॉस्ट घटी और कॉस्ट बड़ी कट जाते हैं और वो सेम की सेम ही रहती है। इसलिए यहाँ पे क्यू जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, सेम का सेम। और कॉस्ट ऑफ डेप्ट जो होता है यहाँ पे कांस्टेंट रहता है, बट यहाँ पे जो के होता है वो बढ़ता है, क्योंकि आप यहाँ पे जितना डेप्ट यूज करोगे उतना इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले डर जाते हैं, और जितना वो रिस्की पोजीशन पे जाएंगे उतना वो अपनी एक्सपेक्टेशन को बढ़ा देते हैं। क्योंकि जितना वो रिस्क पे लेंगे उतना वो कहेंगे कि हमें ज्यादा रिटर्न कमा कर दो, हमें ज्यादा बेनिफिट ला के दो, तो इसलिए वो अपनी कॉस्ट को भी बढ़ा देते हैं। तो याद रखना, ये नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच बोलती है, और ये नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच जो है ये कहती है कि वैल्यू ऑफ फॉर्म जो होती है वो मैटर नहीं करती। डेप्थ चाहे आप जितना यूज करो, डेप्थ चाहे आप कम यूज करो, वैल्यू ऑफ फॉर्म इफेक्ट नहीं करती, क्योंकि केओ जो होता है यहाँ पे कांस्टेंट होता है। इस केओ के कांस्टेंट के होने की वजह से वैल्यू ऑफ फॉर्म भी जो हो जाती है वो इररेलेवेंट हो जाती है। चाहे आप डेप्थ ज्यादा यूज करो, चाहे आप डेप्थ कम यूज करो, वैल्यू ऑफ फॉर्म विल रिमेन कांस्टेंट। KO will remain constant and KD will remain constant, but KE, cost of equity, will rise under NOI approach में। आपको अगर इसको और समझना है तो मेरा एक और कोर्स है कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज में, आप उसको भी देख सकते हो। मैंने 3 थ्योरीज एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं। So please, if you want to understand in more detailed about the capital structure theories, so I have uploaded a course on capital structure theories under financial management. So you can check out all these. I have explained in this net income approach, net operating income approach, traditional approach, and approach. I have explained in detail, so you will be it will be great helpful for you. तो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। So thank you so much for watching this video, and please subscribe my channel Prakshi Classes and do like the video and share with your friends also. And जैसे मैंने आपसे कहा कि कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज की वीडियोस यूट्यूब चैनल प्राक्षी क्लासेस पर हैं, तो मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखा दी हैं कि आप प्लीज़ देख लीजिएगा, इसके और भी वीडियोस हैं।